हेलो गाइस, गुड इवनिंग। विजय साडा दिस साइड। आज हम लोग करने जा रहे हैं चार्ट रिवीजन का 10th टॉपिक, लिक्विडेशन। ये जो चार्ट है ekatvam.academy.com के ऊपर अवेलेबल है और आप इस चार्ट रिवीजन का भरपूर फायदा ले सकते हैं फॉर CACMA फाइनल्स फॉर द पर्पज ऑफ मे एंड नवंबर 24, जून एंड दिसंबर 24। आज एक बहुत छोटा सा टॉपिक देखने जा रहे हैं, टैक्सेशन ऑफ लिक्विडेशन। यस, हम जब भी कहते हैं टैक्सेशन ऑफ लिक्विडेशन मतलब ये असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज का एक टॉपिक है। इसका मार्क्स जो है ये 0 से 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, उससे ऊपर नहीं आ सकता, तो 0 से 4 मार्क का स्कोप है। जब हम कहते हैं टैक्सेशन मतलब हमें दोनों एंगल समझने हैं, एक जो दे रहा है और दूसरा जिसको रिसीव हो रहा है उसका क्या। सबसे पहले समझते हैं, अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में है तो उसका क्या होगा। अगर कंपनी लिक्विडेशन के अंदर में है और ये एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है किसी शेयर होल्डर को, सो इफ द कंपनी इज अंडर लिक्विडेशन एंड इट डिस्ट्रीब्यूट द एसेट्स टू द शेयर होल्डर, यहां कैपिटल गेन का सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 लगता है, कंपनी इज नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। यानी अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर को, तो कंपनी को इस पे क्या नहीं करना है, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है एज पर सेक्शन 46(1). सो देयर विल बी नो कैपिटल गेन ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। ठीक है, अब आते हैं शेयर होल्डर के ऊपर। यहां पे दो सेक्शन लगते हैं, सेक्शन 222 C एंड 46(1). शेयर होल्डर के हाथ में दो सेक्शन लगते हैं, 222 C एंड 46(1). शेयर होल्डर के हाथ में दो सेक्शन लगते हैं, 222 C एंड 46(1). पहला लगता है 222 C डीम डिविडेंड। अगर किसी भी शेयर होल्डर को लिक्विडेशन में कोई एसेट मिला होगा, किसकी तरफ से, कंपनी की तरफ से, तो टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट तक की अमाउंट को क्या माना जाता है, डीम डिविडेंड। सो लेट्स से एक शेयर होल्डर है, राइट, एक शेयर होल्डर है, उसको कोई एसेट मिलता है कंपनी की तरफ से, लेट्स से बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग का फेयर मार्केट वैल्यू है लेट्स से 20 लाख रुपीस, और कंपनी के रिजर्व्स है 8 लाख रुपीस। कंपनी के रिजर्व्स कितने हैं, 8 लाख। तो इस 20 लाख की बिल्डिंग में से 8 लाख रुपीस डीम्ड डिविडेंड माने जाएंगे अंडर सेक्शन 222C। अंडर सेक्शन 222C डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो मान ले अगर कोई असेट दिया है कितने का बेटा, 20 लाख का, तो और ये हुआ एसेट्स और आपके रिजर्व्स है इसमें से 8 लाख रुपए के, तो 8 लाख रुपए के रिजर्व्स को डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। पर क्योंकि शेयर होल्डर के शेयर भी एक्सटिंग्विश हो रहे हैं, क्योंकि वो उसके शेयर खत्म हो जाएंगे, तो ऐसे केस में उसके हाथ में कैपिटल गेन भी आएगा। यहां लगेगा सेक्शन 46 सबसेक्शन 2, यहां लगेगा सेक्शन 46 सबसेक्शन 2। अब कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा। तुमको क्या मिला है, कंसिडरेशन बिल्डिंग मिला है जिसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, 20 लाख, लेकिन इस 20 लाख में से कितना अमाउंट डीम डिविडेंड मान लिया गया है, 8 लाख। तो डोंट यू थिंक तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैपिटल गेन पर्पस के लिए 12 लाख ही बचना चाहिए, अदरवाइज इट विल अमाउंट टू डबल टैक्सेशन। तो बस 46(2) बोलता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन शैल बी फेयर मार्केट वैल्यू माइनस डीम डिविडेंड अंडर 222C। तो इतना अमाउंट, तो टेक्निकली यही 20 लाख को दो पार्ट में तोड़ दिया जाएगा शेयर होल्डर के लिए। 8 लाख रुपीज विल गो इन IFOS एंड 12 लाख रुपीज विल बी कैपिटल गेन के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब इसमें से वो क्या माइनस करेगा, शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एंड अकॉर्डिंगली शेयर होल्डर के हाथ में क्या अराइज होगा, कैपिटल गेन। सो लिक्विडेशन में कंपनी के हाथ में कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं आता, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेशन आता है। यस और नो। इसी चैप्टर में एक और सेक्शन आता है, सेक्शन 178, लाइबिलिटी ऑफ लिक्विडेटर। ये इंपॉर्टेंट थियोरी क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में मल्टीपल टाइम पूछा गया है। जब भी किसी कंपनी में कोई लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, लिक्विडेटर अपॉइंट होते ही 30 दिन के अंदर में उसको अपने AO को कम्युनिकेट करना है दैट लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड। यस, ऐसा न करने पे उसकी पर्सनल लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, ऐसा न करने पे उसकी पर्सनल लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। जैसे ही उसने AO को कम्युनिकेट किया, AO की जिम्मेदारी है अगले 3 महीने के अंदर में कंपनी की लाइबिलिटी निकाल करके देना, राइट, एंड साथ साथ में उस लिक्विडेटर को कम्युनिकेट करना कि इतने असेट्स या फंड्स को आपको क्या करना है, सेट असाइड करना है। कंपनी के कोई भी असेट तब तक सेल नहीं किए जा सकते जब तक कि ये अमाउंट सेट असाइड ना कर दी जाए या AO को अश्योर ना करा दिया जाए कि आपके फंड्स पे हो जाएंगे। So, section 178, upon appointment, the liquidator shall communicate to AO within 30 days about his appointment. AO shall within 3 months from the date of receipt of notice notify the liquidator about the amount to be set aside. If liquidator fail to aside, it will be his personal liability. Yes or no? फिर एक और सेक्शन है, सेक्शन 179, जो कहता है कि अगर मान लीजिए प्राइवेट कंपनी है तो जितने लोग द देन डायरेक्टर थे will shall be jointly and personally liable. yes, तो jointly and severally liable आ जाएंगे अगर आप प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर है तो। yes, so that was liquidation of